अभी बोर्ड्स को कुछ ही दिन बाकी है और मैंने अभी पढ़ना चालू किया है और मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई पढ़ के समझाएगा या मैं किसी को पढ़ा के समझाऊंगी तो ही मेरा इफ़ेक्टिवली पढ़ाई होता है। नहीं तो मैं बुक को पढ़ती रहूँगी सो जाऊँगी या फिर इधर उधर मेरा ध्यान भटक जाता है। तो इससे अच्छा मैं आपको समझाऊँगी और आप मेरे थ्रू समझ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। दिस इज़ द सेम चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि यूरोप ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप में बट गया था। ईस्ट यूरोप वेस्ट यूरोप। तो वेस्ट यूरोप यूएस के साथ था और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो कर रहा था, वेरस ईस्ट यूरोप यूएसएसआर के साथ था और सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था। तो ये दोनों डिवाइड हो गए थे। तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करने का अभी देखते हैं। दो ऑप्शन थे वो लोग के पास, रिवर्ट ओल्ड राइवलरीज, वापस झगड़ा चालू करने का, या फिर रिकन्स्ट्रक्ट द इंस्टीट्यूशन टू फॉस्टर गुड रिलेशंस। वर्ल्ड वॉर 2 ने अनहेल्दी रिलेशंस को शैटर कर दिया था। क्या पता नहीं। यूरोपियन नेशन स्टेप अप टू कन्फ्रंट द सिचुएशन। 1945 में यूरोपियन नेशंस ने स्टेप अप किया कि चलो अभी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन का ये टाइमलाइन है। 1948 में चालू हुआ मार्शल प्लान। 1948 क्यों लिखा है, 1947 to 52 मार्शल प्लान हुआ। तो जॉर्ज मार्शल ने अपने उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि चलो हम यूरोप को हेल्प करते हैं, वो लोग को पैसे देते हैं। तो ये टाइम पे मार्शल प्लान हुआ और OEEC फॉर्म हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड के लिए। ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए चालू हुआ था। फिर ये काउंसिल ऑफ यूरोप चालू हुआ पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। EU शायद, हाँ, इवॉल्विंग रोल ऑफ EU, इकोनॉमिक यूनियन टू पॉलिटिकल यूनियन, इधर EU चालू हुआ, एक्टिंग एज अ नेशन स्टेट। नो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर EU येट। हाँ, वो लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ट्राई किया था लेकिन वो बराबर से बना नहीं था। लेकिन उनका फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट, करेंसी यूरो सबका सेम था। 27 कंट्रीज़ थे आई थिंक, और उनमें से 20 कंट्रीज़ यूरो ही फॉलो कर रहे थे करेंसी अपना। फिर 1951 में फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग ने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया कोल एंड स्टील कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, ECSC। 1957 में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रोसेस चालू हुआ। 6 कंट्री ने ट्रीटी ऑफ रोम साइन किया और इसमें 3 चीज़ें आई, यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, EEC एंड यूरेटॉम। 1992 में USSR कोलैप्स हो गया, यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ और ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच साइन हुआ। USSR कोलैप्स हो गया मतलब जर्मनी का बर्लिन वॉल गिरा दिया, दोनों साइड ऑफ जर्मनी साथ में वापस आ गए वगैरह। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द EU, मतलब ये यूरोपियन यूनियन इस कंट्री में उसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री के बारे में हम देखेंगे। तो EU का सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है USA के बाद, US डॉलर्स के बाद यूरो सेकेंड बिगेस्ट है। US पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, USD कितना है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, अराउंड 85 रुपीज़ है, और यूरो क्या है 99 रुपीज़ के अराउंड है। तो उसका फेस वैल्यू ज़्यादा है लेकिन वो उतना वाइडली यूज़ नहीं होता। हर एक कंट्री ज़्यादा US डॉलर को ख़रीदती है अभी राइट नाउ। शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड लार्जर दैन द US, असर्टिव रोल इन डिस्प्यूट्स विथ US एंड चाइना, इन्फ्लुएंस ओवर एशिया एंड अफ्रीका, इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पॉलिटिकल, ब्रिटेन एंड फ्रांस परमानेंट UNSC members, influence US policies, Iran's nuclear program, use of diplomacy.
तो ब्रिटेन और फ्रांस यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स है। क्या है उसमें कितने मेंबर्स है? 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर्स के पास एक वीटो है, मतलब जैसे टोटल 15 है और अगर एक लॉ पास करने के लिए 14 लोग ने यस बोला और एक परमानेंट मेंबर ने नो बोला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। वो लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं। तो वो लोग का सोचो कितना बड़ा रोल है, वो लोग का कितना हक है। मिलिट्री एंड टेक, EU's combined armed forces is the second largest in the world. Defense spending is second after US. Britain and France nuclear arsenal second importance of space and communications tech. फ्रांस में सबसे ज़्यादा वो लोग के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स है एंड यूएसए के बाद यूरोपियन यूनियन के ही सबसे बड़ा वो लोग का डिफेंस में खर्चा होता है और सबसे बड़ा आर्म्स एंड एमिनेशंस वो लोग के पास रखा हुआ है। डिसएग्रीमेंट्स एट टाइम्स, तो इराक इन्वेजन, यूरोस्केप्टिज्म लिमिट्स द EU एबिलिटी टू एक्ट इन मैटर ऑफ ब्रेक्सिट इन। हाँ, तो ब्रेक्सिट क्या है? पहले ब्रिटेन इस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था पर 2020 में वो हट गया। 2016 में वो लोग ने एक रेफरेंडम किया था, मतलब सबको वोट करने बोला था कि आपको EU में रहना है या नहीं रहना है, सारे पब्लिक को पूछा था। तो 51.9% ऑफ लोगों ने बोला कि हम लोग को निकल जाना है। तो 2020 में ब्रेक्सिट हो गया, ब्रिटेन निकल गया EU से। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? यूरोस्केप्टिज्म, तो यूरोपियन यूनियन में रिच कंट्रीज़ भी थी और पुअर कंट्रीज़ भी थी और वो लोग सब सेम करेंसी यूज़ करेंगे यूरो, तो फिर कैसे चलेगा? वो लोग का अच्छे से होगा नहीं। EU फ्लैग एंड 12 स्टार्स, तो ये है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, इसमें टोटल 12 स्टार्स है। सर्कल स्टैंड्स फॉर सॉलिडिटरी एंड पीस अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। इट कंटेन्स 12 स्टार्स विच सिम्बलाइज परफेक्शन। ये क्या हो रहा है? कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। एशिया मैप, क्या करें इसका? अच्छा हाँ, अभी आता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये EU के आने के बाद एशियन कंट्रीज़ को लगा कि हमको भी कुछ करना पड़ेगा। US और UK इतने डेवलप होते जा रहे हैं, अब हमको भी डेवलप होना है। साउथ प्रॉब्लम्स क्या है? साउथ एशियन रीजन सफर्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉलोनियलिज्म था बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे कि इधर इंडिया में ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर दिया था, इधर गोवा में पोर्टुगीज़ ने कब्ज़ा कर दिया था। वैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में इधर कॉलोनियल रूल आ गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए थे। नेशन बिल्डिंग करना था वो लोग को और बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे थे, जैसे कि ये इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब पूरा एक इंडिया का हिस्सा था और ये सब धीरे धीरे बढ़ गया। प्रेशर टू अलाइन विद सुपर पावर्स, वो लोग को प्रेशर था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था, वो लोग एकदम पीछे फील कर रहे थे कि हम कितने बैकवर्ड हैं, US और UK इतना आगे जा रहे हैं और हम लोग इधर के इधर ही रह गए। बैंडोंग एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर इनफेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशिंग फोरम फॉर इनफॉर्मल कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन। सोल्यूशन आसियान। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था? तो जब भी US और USSR आया था, ऐसा ऑप्शन था सारे कंट्रीज़ के पास कि आपको US के हिस्से में जाना है या USSR के हिस्से में जाना है। तो नॉन अलाइनमेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बन गए थे वो लोग कि हमको दोनों के साथ भी नहीं रहना है। पर ये लोग का ये करने की वजह से कुछ अच्छा डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हुआ, तो वो लोग को आसियान बनाना पड़ा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1967। इसमें 5 कंट्रीज़ ने साइन किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसको हम याद कर सकते हैं, IMPST, आई एम पिस्ड, मैं परेशान हो गई हूँ, आई एम पिस्ड, IMPST, पिस्ड, ठीक है, PIST। बैंकॉक डिक्लेरेशन बैंकॉक में साइन हुआ था 1967 में। तो ये 6-7 करके हम याद कर सकते हैं, 6-7 जी। तो ऑब्जेक्टिव्स थे
Accelerate social progress and cultural development through economic growth. Promote regional peace and stability. बाद में ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार ने ज्वाइन किया था. व्हाट इज़ द आसियान वे? आसियान वे है, ये इसका फ्लैग है आसियान का. इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनलिस्ट एंड कोऑपरेटिव वे ऑफ इंटरेक्शन. इनफॉर्मल था, वो लोग एकदम एक दूसरे पे ऐसा नहीं थे, वो लोग का अलग अलग करेंसी था, वो लोग इतना भी ऐसा जुड़ नहीं गए थे, थोड़ा वो लोग ने अपना अलग अलग इंडिविजुअलिटी रखा था. और कन्फ्रंटेशनलिस्ट नहीं थे, मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते थे और अच्छे से कोऑपरेट करते हैं. ब्रॉडनिंग आसियान ऑब्जेक्टिव्स. सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी. तो सिक्योरिटी कम्युनिटी के देखते हैं. टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स टू नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. वो लोग का ऐसा सिक्योरिटी का मानना है कि जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है उसको बात करने से ही कर दो. और इसका एक कोट है, जो इज़ बेटर देन वॉर. बात करके सब कुछ ठीक हो सकता है, वॉर करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला. 2003 में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे. पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस और रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी. सॉवरेंटी क्या होता है कि मतलब अगर इंडिया को अपना कुछ, इंडिया के इसमें कुछ लॉ करना है, कुछ वो लोग अपने डिसीजन मेकिंग खुद करने दो, आप दूसरों की कंट्री में इंटरफेयर मत करो. नॉन इंटरफेरेंस. न्यूट्रल रहो, मतलब अगर इधर किसी का डिस्प्यूट हो रहा है तो आप बीच में मतलब मत घुसो इधर. ठीक है. ARF, आसियान रीजनल फोरम, 1994. पता नहीं. आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी दैन. हाँ, तो सबसे पहले आता है US, EU एंड जापान, और उसके बाद नीचे आता है इधर आसियान. लेकिन वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत स्पीड से वो ग्रो कर रहा है. कॉमन मार्केट, प्रोडक्शन बेस, एड, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है और इकोनॉमिक इश्यूज होता है. FTA ट्रेड का है कुछ. आसियान विजन 2020, आउटवर्ड लुकिंग रोल. वो लोग का विजन है कि 2020 तक हम आउटवर्ड लुकिंग हो जाएंगे, हम लोग नेगोशिएट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को ऐसा छोड़ देंगे. इंडिया एंड आसियान, inadequate interaction during Cold War years. Recent years, Look East policy, Act East. Look East policy था इंडिया में कि हम लोग को ईस्ट की तरफ मतलब देखना है, वो लोग को पे भी ध्यान देना है, लेकिन वो लोग देख के कुछ काम हुआ ही नहीं, तो वो लोग ने 2014 में एक्ट ईस्ट करके निकाला. वो लोग ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ. 2010 आसियान इंडिया FTA. क्या पता नहीं. Okay. The rise of Chinese economy background. PRC, 1947 onwards, led by Mao Zedong. Soviet model. Linked severed with capitalist world. सेवियर्ड का मतलब होता है लिंक्स काट दिया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए के साथ, और उन्होंने सोवियत मॉडल को अपनाया. रिलाइड ऑन ओन रिसोर्सेज. वो लोग ने इम्पोर्ट और वगैरह पे डिपेंड नहीं हुए, और जैसे सोवियत सिस्टम था रशिया में वैसे वो लोग ने किया. सारे हेवी इंडस्ट्रीज स्टेट ओन्ड थे. ठीक है. वो लोग ने जो एग्रीकल्चर से वो लोग पैसा कमा रहे थे, वो लोग उससे हेवी इंडस्ट्रीज़ बना रहे थे. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि अगर इंडिया में एक पेन इंपोर्ट हो रहा है मस्त सा चाइना से, लेकिन उस तरीके का थोड़ा सा इधर उधर क्वालिटी में हम इंडिया में वो पेन क्रिएट कर सकते, तो इंडिया में बनाओ. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. प्रोज ऑफ दिस मॉडल. इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का फाउंडेशन आया, सोशल वेलफेयर हुआ, सिटीजन्स का हेल्थ इम्प्रूव हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ 5 to 6%, लेकिन 2 to 3%
पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा था जिसकी वजह से हुआ नहीं। हाँ देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इनसफिशिएंट फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, इनसफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि ओन कंजम्पशन के लिए लोग फार्मिंग करते हैं और उसके आगे अगर कुछ प्रोड्यूस हुआ तो उसको बोलते हैं सरप्लस। तो एग्रीकल्चर उतना हो ही नहीं रहा था कि वो लोग के पास सरप्लस बचे तो वो लोग बेच पाए। क्राइसिस ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ, मिनिमल इंटरनेशनल ट्रेड, लो पर कैपिटा इनकम। तो वो लोग ने, गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा था इकोनॉमी को, तो वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से अच्छे से हो नहीं रहा था ट्रेड। 1970s में चाइनीज़ पॉलिसी में चेंज आया, वो लोग ने यूएस के साथ रिलेशंस फॉर्म किए, वो लोग ने आइसोलेट करना छोड़ दिया। तो ज़ो एनलाई का मॉडर्नाइजेशन प्रपोजल था 4 चीज़ों पे। फोकस किस पे करना है वो लोग को? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। डेंग ज़ाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी किया, मतलब हमने हमारा डोर खोल दिया है। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ये चाइनीज़ ड्रैगन है, वो लोग ने दिखाया है इस कार्टून में, ठीक है। तो ओपन डोर पॉलिसी है कि हमने अपना डोर खोल दिया है कि चलो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, ट्रेड करते। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्यों है? ताकि प्रोडक्टिविटी हो, फॉरेन टेक्नोलॉजी और कैपिटल आए। कैपिटल मतलब पैसा, तो फॉरेन टेक्नोलॉजी आए अच्छे से, फिर वो लोग भी कर पाए सब प्रोड्यूस। ब्रांड इकोनॉमी से मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लेके आए। तो जैसे वो लोग ने सोवियत सिस्टम फॉलो किया था और वो सब गिराने के बाद कैसे वो लोग ने शॉक थेरेपी किया था रशिया में, वैसे वो लोग ने शॉक थेरेपी नहीं किया। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखो। वो लोग ने स्टेप बाय स्टेप अपने इकोनॉमी को खोला। 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया और 1998 में इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया। ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ होता है एक इकोनॉमिक जोन जिधर दूसरे कंट्री आके ट्रेड करते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, ओके। इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, हम 15 आउट ऑफ 22 पेज पे आ गए। वी आर जस्ट मतलब अभी हम एंड पे आ रहे हैं। तो अभी तक आप ये देख रहे हो तो ओ माई गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस। इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या था इसका? पॉजिटिव, स्टैग्नेशन ऑफ द इकोनॉमी से ब्रेक मिला, वो लोग का एकदम ऐसे ही था, ऊपर नहीं जा रहा था, फिर वो लोग का ऊपर गया ग्रोथ। प्राइवेटाइजेशन हुआ तो फिर रूरल इनकम में राइज हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ SEZ की वजह से। चाइना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर FDI, लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एनेबलिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। फिर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया चाइना में 11/11 पे, 11 नवंबर 2001। नेगेटिव क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, फीमेल एम्प्लॉयमेंट का बुरा कंडीशन था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चालू हुआ, करप्शन चालू हुआ क्योंकि सब प्राइवेटाइज हो गया। फिर रूरल और अर्बन के बीच में इनइक्वालिटी, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, ठीक है। चाइना अ फोर्स टू रेकन विथ, चाइना इतना ज़्यादा ये है पावरफुल है, वो लोग ने उसने सबको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। वो लोग ने थोड़ा थोड़ा करके सबको पैसा लेंड किया कि देखो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, और फिर सब पे ये कि अभी मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे तुम लोग। US, जापान, आसियान, रशिया, सब पे वो लोग का इन्फ्लुएंस है। डिफरेंसेस विद ताइवान, क्या डिफरेंसेस विद ताइवान मतलब चाइना के नीचे ताइवान आता है और चाइना ताइवान को अपना ही मानता है और वो लोग पे कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, तो वो ऐसा है। फियर्स मिटिगेटेड, आसियान इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड आफ्टर 1997 का फाइनेंशियल क्राइसिस, सब स्टेबलाइज हो गया, बराबर हो गया। एड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पाकिस्तान, हाँ
तो चाइना ग्लोबल प्लेयर बन गया डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। वो ऐसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पाकिस्तान को एड करने लग गया। क्यों है ये इतना बड़ा फोर्स? इधर है क्या? नहीं। तो क्यों है इतना बड़ा चाइना? क्योंकि वो लोग का इतना अच्छा नेचुरल रिसोर्सेस है, वो लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो लोग में बहुत दिमाग है कि कैसे चलने का, कैसे सबको अपने इसमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने का। सबसे बड़ा चीज़ है कि उधर इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने सारे वर्कर्स है, लेबर है, रिसोर्सेज है, जिसमें वो लोग बहुत सारी चीज़ें अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके रिच हो सकते हैं ईजिली। तो अभी हम पढ़ेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस। एंशियंट डायनेस्टिक रूल ऑफ चाइना, अथॉरिटी अक्रॉस मंगोलिया, कोरिया, तिब्बत एक्सेट्रा, ट्रिब्यूटरी सिस्टम। तो चाइना का एंशियंट डायनेस्टिक रूल था। वो लोग ने मंगोलिया, कोरिया, तिब्बत में अपना कब्ज़ा बना के रखा था कि अथॉरिटी हम है, हमारी बात सुनो। इंडियन इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल अक्रॉस बॉर्डर्स। इधर और इधर इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स के झगड़े हुए थे। इंडिया चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एरियाज रेयरली ओवरलैप्ड। वो लोग नहीं करते थे साथ में कुछ इंटरैक्ट। होप्स शैटर्ड एंड रिवाइव्ड। 1950s में इंडिया चाइना, वो लोग को लगा कि चलो हम लोग अच्छे से एक साथ आएंगे, फ्रेंडशिप करेंगे। तो ये कोट है, हिंदी चीनी भाई भाई। डिफरेंसेस ओवर चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत, सेटलमेंट ऑफ सीनो इंडिया बॉर्डर। सीनो पता नहीं, नाम नहीं लूँगा, गूगल कर लेना। तो 1962 बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, चाइनीज टेरिटोरियल क्लेम्स ओवर अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन। हाँ, ये बताया मैंने। इधर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन का वो लोग का टेरिटोरियल झगड़ा हुआ। रिपरकशंस ऑफ 1962 वॉर, वापस वो लोग ने वॉर किया और वॉर इतने ईयर तक वो लोग के डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउन हो गए। 1970 तक वो लोग का लीडरशिप चेंज हुआ। वो लोग ने प्रैग्मेटिक से आइडियोलॉजिकल चीज़ें पे फोकस करना चालू किया। वो लोग ने सीरियस टॉक किया 1981 में बॉर्डर डिस्प्यूट को ठीक करने के लिए। तो 1988 में राजीव गांधी चाइना गए और पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर में वो लोग ने मेजर्स लिए कि चलो हम अच्छे से, ट्रैंक्विलिटी मतलब चुपचाप, मतलब क्वाइट, शांत रहेंगे सब। एग्रीमेंट ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन, ओपन 4 बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड ग्रोथ 30% पे था सिंस 1999। हाँ, $338 मिलियन से $84 बिलियन पे आ गया 2017 में। सिमिलर पॉलिसीज ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल। कॉजेज ऑफ टेंशंस, क्यों था इंडिया और चाइना का टेंशन? तो इंडियाज़ बिल्डअप फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट, इंडियाज़। हाँ, तो बांग्लादेश और म्यांमार, इधर जो इंडिया के जो दुश्मन है उसके साथ चाइना अच्छे से रह रहा था। मतलब वो फेक फ्रेंड बन रहा था इंडिया को कि हाँ भाई हम तो हिंदी चीनी भाई भाई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। इधर पाकिस्तान और चाइना ट्रेड कर रहे थे और पीओके से पास कर रहे थे, तो इंडिया को अच्छा नहीं लगा ये चीज़। Chinese 5 fingers of Tibet, considers Tibet to be China's right hand palm with 5 fingers on its periphery. Ladakh, Sikkim, Nepal, Sikkim, Bhutan and Northeast Frontier Agency. Galwan skirmishes, June 2020. Location, Karwan Valley and Ladakh along the line of actual control LAC between India and China. Aksai Chin. Rising tension over border and infrastructure development and differing perceptions of the LAC.
Nature of the clash: hand-to-hand combat, no firearms use, as per long-standing agreements between the two countries. April 2025 में the situation of the Galwan Valley remains relatively stable with significant progress made in de-escalating tensions between India and China. मुझे तो ये पार्ट समझा नहीं, बाकी तो मुझे समझा अच्छे से. ये सब हमने कवर कर दिया है. So this is the end of the video. I don't think most of you watch till the end of it because I'm not a teacher और मैंने बहुत बार fumble किया. But if you watched it, really nice. And comment if I should make more videos and if it was even a little bit helpful. क्योंकि मैंने देखा है कि साइंस और कॉमर्स के लिए कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन आर्ट्स के लिए कितने कम हैं. हम लोग का इम्पोर्टेंस है ही नहीं. सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ है और उनके भी पुराने वीडियोस हैं, तो सिलेबस ऊपर नीचे हो जाता है. 10th स्टैंडर्ड में कितने अच्छे चैनल थे हम लोग को पढ़ने के लिए. भाई कितना अच्छे से पढ़ाई हुआ था मेरे यूट्यूब से. लेकिन अब 12th में तो कुछ नहीं है. तो अगर नहीं है तो मैं खुद बन गई. तो बाय बाय.